Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Chaudhary. Today we are going to see the next statement of conditional branching statement, that is the if else statement. अभी इसके पहले वाला जो वीडियो था हमारा, उसके अंदर हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट क्या है, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, उसका सिंटैक्स, उसका फ्लो चार्ट, उसका प्रोग्राम जो है एग्जाम्पल के तौर पे वो हम लोगों ने देख लिया था. अभी इफ़ और उसके आगे फिर से एक नया स्टेटमेंट जो है वो ऐड कर दिया है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये कैसे होता है और इसका वर्किंग क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द इफ एल्स स्टेटमेंट. द इफ एल्स स्टेटमेंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट. जो आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट था उसका ये एक्सटेंशन है, क्योंकि सिंपल इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स था वैसे के वैसे सिंटैक्स रहेगा, बस उसके आगे एल्स वाला पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा का अटैच हो गया है इसके अंदर. ठीक है, सो द इफ the test expression or the condition is true, then the true block of this statement is immediately following the if statement will be executed. Otherwise false block statement will be executed. Okay, and in other case either the true block or the false block will be executed, not both block will be executed. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है मैं आपको फ्लो चार्ट और सिंटैक्स से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ प्रॉपरली. देखो सिंटैक्स क्या है इसका, तो वो पहले देख लेते हैं. जैसा सेम इफ़ का सिंटैक्स था वही इफ़ का सिंटैक्स यहाँ पर रहने वाला है, बस आगे क्या है एल्स का जो सिंटैक्स है वो ऐड कर दिया गया है. तो इफ़ का सिंटैक्स क्या था हमारा, पहले इफ़ लिख दो, उसके बाद में राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लिख दो. ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी ट्रू वाला ब्लॉक था, मतलब कंडीशन ट्रू होने के बाद जो ब्लॉक आपको एग्जीक्यूट करना था वो ब्लॉक लिख दो. ठीक है, और जहाँ पर आपका ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट हो रहा है उसके बाद में आपको क्या लिखना है, एल्स लिखना है, और फिर वहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो ब्लॉक लिखना है जो आप लोगों को कंडीशन फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, समझ में आ रहा है. सिंपल इफ स्टेटमेंट में सिर्फ कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या एग्जीक्यूट करना है वो चेक किया जाता था और वो एग्जीक्यूट किया जाता था. यहाँ पर दोनों चीज़ें चेक की जाने वाली है कि कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये ट्रू वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट करना है, और कंडीशन फॉल्स अगर हो रही है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ. अगर ये जो इफ़ वाली कंडीशन है ये अगर आप लोगों की ट्रू हो जाती है तो आपको कौन सा चीज़ एग्जीक्यूट करना है, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये आपको एग्जीक्यूट करना है. जो इमीडिएटली इफ़ के नीचे आता है वो आपका ट्रू के कंडीशन ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा. ठीक है, और अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, ये जो इफ़ वाली कंडीशन है ये अगर फॉल्स हो जाती है तो वहाँ पर आप कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने वाले हो, कौन सा ब्लॉक आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, तो यहाँ से आप निकलोगे और डायरेक्टली एल्स वाला जो पार्ट है ना, एल्स के नीचे वाला जो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी ब्लॉक लिखा हुआ है इसको आप वहाँ पर एग्जीक्यूट करने लग जाओगे अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब. ठीक है, सो जनरली यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि आपको ऐसे लगेगा कि कंडीशन ट्रू हो गई है तो ये एग्जीक्यूट कर दिया, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद अभी मैम ने बताया था कि ये ब्रैकेट खत्म होने के बाद जो भी प्रोग्राम है वो सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होने लग जाएगा. ठीक है, ऐसा मैंने आपको सिंपल इफ़ में बताया था, लेकिन सिंपल इफ़ की बात अलग थी. यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट है तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है, और वहाँ पर ट्रू कंडीशन होने के बाद ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इस ब्लॉक को स्किप किया जाएगा, मतलब इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा. ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो. लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स होने पे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और इसको स्किप किया जाएगा. ये जो आपका दूसरा वाला पहला वाला ब्लॉक रहेगा ना ट्रू वाला, तो इसको स्किप कर दिया जाएगा, और फॉल्स कंडीशन होने पर फॉल्स वाला जो एल्स वाला जो पार्ट है ना, एल्स की जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा. ठीक है, सो दोनों के दोनों ब्लॉक्स एक साथ एक बार कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाले. दोनों में से कौन सा भी एक ही एग्जीक्यूट होगा. अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के इमीडिएटली बाद वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, जो कि रहेगा ये. अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसको स्किप किया जाएगा और एल्स के बाद वाला जो पार्ट है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा. ठीक है, ये हो गया मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए. मल्टीपल स्टेटमेंट अगर है यहाँ पर तो वहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट्स दे सकते हो.
और अगर वहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है, बस आपको क्या करना है, इफ़ के बाद सिंगल एक ही लाइन एग्जीक्यूट करनी है और एल्स के बाद भी सिंगल एक ही लाइन जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, ये करली ब्रैकेट जो है इनको भी निकाल सकते हो, सिर्फ इफ़ कंडीशन लिख दो और उसके बाद जो स्टेटमेंट आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है वो लिख दो, और उसके बाद एल्स लिख दो, और एल्स के बाद जो एक ही स्टेटमेंट आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है वो लिख दो। ठीक है, सो उस वक्त क्या होगा, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो इमीडिएटली बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, और नीचे वाला एल्स और एल्स के बाद वाला जो पार्ट है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर इफ़ की कंडीशन वहाँ पर ट्रू होती है तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, इफ़ के इमीडिएट बाद वाला जो स्टेटमेंट है उसको स्किप किया जाएगा, और एल्स के बाद वाला जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, सो मल्टीपल लाइन इफ एल्स और सिंगल लाइन इफ एल्स जो है वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, फ्लो कैसे जाने वाला है इसका। ठीक है, सो सिंपल वे में पहले हम देखेंगे अगर कंडीशन ट्रू है तो कैसे वर्क होने वाला है। ठीक है, तो कंडीशन अगर ट्रू है तो सबसे पहले आपका कंडीशन चेक किया जाएगा कि इफ़ की कंडीशन जो है वो चेक की जाएगी। ठीक है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका फ्लो कहाँ पर जाने वाला है, इफ़ की जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर इफ़ की बॉडी कौन सी थी, ये वाला जो पार्ट था ये था आपका इफ़ का बॉडी का पार्ट था। ठीक है, मतलब इफ़ के इमीडिएटली नीचे जो पार्ट आता है वो आपका इफ़ का बॉडी पार्ट होता है, और एल्स के इमीडिएटली नीचे जो आता है वो होता है एल्स का बॉडी पार्ट। ठीक है, तो इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ़ विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड जैसे ही आपकी बॉडी ऑफ इफ़ एग्जीक्यूट हो जाती है तो आपका जो कंट्रोल है वो एल्स के पार्ट को स्किप करके ये एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पर करली ब्रैकेट पे आ गया, उसको पता चल गया कि यहाँ पर इफ़ का स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो उस वक्त वो क्या करेगा, एल्स के पार्ट को स्किप कर देगा, और एल्स के पार्ट के बाद में जो भी लाइनें हैं या फिर जो भी कोड आपने दिया है उसको सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। ठीक है, और अगर सपोज करो कि आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इफ़ की कंडीशन चेक कर ली और वो अगर फॉल्स हो रही है, फॉल्स होने पर क्या होने वाला है, एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, द बॉडी ऑफ एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड। अभी बॉडी ऑफ एल्स क्या है, एल्स के इमीडिएटली बाद में जो ब्लॉक ऑफ कोड आप लोगों ने लिखा है वो आपका आ जाएगा बॉडी ऑफ एल्स। ठीक है, सो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और जैसे ही ये ब्रैकेट आ जाता है आपको पता चल जाता है यहाँ पर कि भाई एल्स का जो बॉडी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद वाले जो स्टेटमेंट हैं उनको सिक्वेंशली एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ऐसे वक्त पे क्या होने वाला है, वो ट्रू वाला जो पार्ट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, उसको वो स्किप कर देगा। ठीक है, सो ये है आपका फ्लो चार्ट एंड सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ का जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और नेक्स्ट जो कोड है एल्स के बाद वाला जो कोड है उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ़ का बॉडी जो है उसको स्किप किया जाएगा, और एल्स की जो बॉडी है, एल्स की बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और वो कंप्लीट होने के बाद फिर वापस जो नेक्स्ट वाला जो कोड है उसको सिक्वेंशली एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। ठीक है, सो दैट्स the syntax and the flow chart of the if else statement. next हम इसका जो example है वो देखने वाले हैं। so example क्या है, किस चीज़ का प्रोग्राम यहाँ पर बनाया है कि नंबर जो है वो आपको चेक करना है कि वो एक नंबर आप लोगों को अगर दिया है तो वो नंबर इवन है या ऑड है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, नंबर जो है वो इवन है या ऑड है ये आपको चेक करना है। अभी इवन है या ऑड है, इसके लिए लॉजिक कैसे लिखोगे, कैसे चेक करोगे कि नंबर जो है वो इवन है। हम कब कहते हैं कि जो नंबर आपको दिया है वो इवन है, ऐसा हम कब कहेंगे, जब उसको 2 से डिवाइड करते हैं और उसकी रिमाइंडर अगर आपको 0 मिलती है तब आप क्या कहते हो कि जो नंबर है वो इवन है। ठीक है, अगर स्पेसिफिक किसी नंबर की बात हम करते हैं, सपोज करो n नाम का वेरिएबल हम लोगों ने बना दिया और n को अगर हमने वैल्यू दे दी 10, ठीक है, n की वैल्यू अगर हम लोगों ने दे दी 10, तो 10 ये नंबर हम लोगों ने ले लिया सपोज करो, तो 10 ये जो नंबर है ये इवन है, ऐसा आप कब कहोगे, जब वो पूरा डिविजिबल बाय 2 हो रहा है तब। डिविजिबल बाय 2 है मतलब क्या है, when it is only divisible by 2, मतलब क्या रहेगा कि उसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आपको मिल रही है वो 0 होने वाली है। हमेशा इसको 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 मिलती है तब हम कहेंगे कि वो जो नंबर है वो इवन है। अगर रिमाइंडर 0 से कुछ और रहती है तब हम क्या कहेंगे कि वो जो नंबर है वो ऑड है।
ठीक है। सो इसके लिए एक ही कंडीशन हम देंगे कि भाई अगर वो नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर हमको 0 मिल रही है तो इफ के पार्ट में लिख दो, ये कंडीशन दे दो कि नंबर की अगर 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिल रही है वो अगर 0 है तो एल्स इफ का जो बॉडी है उसके अंदर लिख दो कि जो नंबर है वो इवन है। ठीक है। और एल्स पार्ट में क्या लिखना है, नंबर इज ऑड। वहां पर आपको अलग से कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर हमें यहाँ पर चेक करनी है। ये जो नंबर है इसको 2 से डिवाइड करना है और 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आपको मिल रही है वो आपको चेक करनी है। तो रिमाइंडर कौन से ऑपरेटर से आपको मिलता है, कौन से ऑपरेटर से मिलता है रिमाइंडर? मॉड्यूलस वाला जो ऑपरेटर होता है उससे आपको क्या मिलता है, रिमाइंडर जो है वो मिल जाता है। ठीक है। सो अगर आप लोगों ने ऑपरेटर्स के वीडियो नहीं देखे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का वीडियो जाके एक बार देख लो, वहाँ पर मैंने बताया है मॉड्यूलस का जो सिंबल है या फिर मॉड्यूलस ये जो ऑपरेटर है ये कैसे वर्किंग करता है और इसका रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक है। सो जनरली मैं यहाँ पर बस आपको बता देती हूँ ओवरव्यू में कि मॉड्यूलस क्या करता है, वो आपको रिमाइंडर जो है वो प्रोवाइड करता है। किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलता है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। सो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ n mod 2, n mod 2 अगर मैं लिखती हूँ तो इसका आंसर मुझे क्या मिलने वाला है, n के अंदर है हमारी 10 वैल्यू, n के अंदर है हमारी 10 ये वैल्यू। तो n mod 2 मतलब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, 10 mod 2 ऐसा लिख रही हूँ। ठीक है। 10 mod 2 किया मतलब क्या होने वाला है, 10 को 2 से डिवाइड कर दो और उसकी जो रिमाइंडर है वो एज एन रिजल्ट यहाँ पर दे दो। तो 10 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। और फिर हम कंडीशन क्या देंगे कि ये हमारा 0 के इक्वल है क्या, मतलब हमारा जो कंपेरिजन ऑपरेटर था ना, इक्वल टू वाला जो ऑपरेटर था उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है। उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये आपको बताएगा, रिलेशनल ऑपरेटर जो है आपका वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और ये आपको क्या बताने वाला है कि ये चेक करके बताएगा कि ये जो आंसर आपको मिल रहा है n mod 2 करने के बाद वो 0 से इक्वल है क्या। ठीक है। हमारी कंडीशन क्या रहेगी, n mod 2 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर चेक किया जाएगा n mod 2 के बाद जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो 0 से इक्वल है क्या। अगर 0 से इक्वल है तो इफ के इमिडिएटली बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा और आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, दिस नंबर इज इवन, ऐसा लिखे मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पर एंटर द नंबर करते वक्त, सपोज करो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, ऑड का कब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। सो वहाँ पर अगर आप लोगों ने ये 10 को हटा दो अभी, अगर मैंने वहाँ पर एग्जाम्पल दिया, नंबर दिया 5, ठीक है, यहाँ पर मैंने अगर नंबर दिया 5, प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर एंटर द नंबर लिखा, और एंटर द नंबर मतलब रन टाइम हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं नंबर की। ठीक है। सो वहाँ पर मैंने अगर नंबर की वैल्यू दे दी 5, ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है, 5 ये जो नंबर है ये इवन है या ऑड है ये चेक करना है। तो मैं क्या करूँगी, एक तो 5 को यहाँ पर mod 2 करूँगी, 5 को 2 से डिवाइड करने के बाद उसकी रिमाइंडर क्या होती है, 1 बच जाता है। तो वो इक्वल टू 0 है क्या, कंपेयर कर रही हूँ, 1 इज इक्वल्स टू 0 है क्या, नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो जैसे ही मेरी इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई है, जैसे ही मेरी इफ़ की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है, तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ पर चला जाएगा, सीधे एल्स के लूप के अंदर चला जाएगा, एल्स के अंदर चला जाएगा और ये जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, जो कि है दिस इज द ऑड नंबर। ये जो नंबर है ये ऑड है, ऐसा आपको प्रिंट करके मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। सो दो एग्जाम्पल लेके, दो नंबर्स एज एन एग्जाम्पल लेके मैंने ये जो प्रोग्राम है ये कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है ये आपको बताया है। ठीक है। पिछला अगर आप लोगों ने इफ़ का सिंपल इफ़ का अगर वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने क्या किया था, वैल्यू अगर कोई भी आपको लेनी है तो मैंने यहाँ पर जब उसको डिक्लेयर किया था वेरिएबल को, तो वहीं पे मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया था। जैसे कि ए वेरिएबल लिया था हम लोगों ने, तो वहीं पर मैंने ए को 10 से इनिशियलाइज कर दिया था। ठीक है। सो वैल्यू अगर आप लोगों को लेनी है तो आप ऐसे भी वहाँ पर दे सकते हो, और आज मैंने यहाँ पर दूसरा वे यूज़ किया है कि यूज़र से रन टाइम प्रोग्राम के वक्त रन टाइम आप वैल्यू ले सकते हो। तो रन टाइम वैल्यू अगर लेनी है तो कैसे लेनी है, तो
पहले तो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो, उसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिख दो कि क्या चीज़ उसको किस लिए वो नंबर चाहिए है। तो एंटर द नंबर या फिर कोई भी मैसेज आप लोगों को वहाँ पर लिख देना है ताकि पता चले यूज़र को कि कोई तो भी नंबर जो है वहाँ पर एंटर करना है। तो ये मैसेज उसको डिस्प्ले हो जाएगा, एंटर द नंबर। उसके बाद यूज़र क्या करेगा, उसको वहाँ पर जो भी नंबर उसको देना है वो नंबर वो वहाँ पर टाइप कर देगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वो जो नंबर है वो n नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसको ये n नाम के वेरिएबल को वो जो नंबर है वो असाइन किया जाएगा, ठीक है। सो ये दूसरा वे है यूज़र से वैल्यू लेने का, ठीक है। एक वे क्या है कि प्रोग्राम के अंदर जब प्रोग्राम लिख रहे हो वहीं पर जो वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन कर दो, या फिर एक दूसरा वे क्या है कि ये है रन टाइम आप उसको वैल्यू जो है वो ले सकते हो यूज़र से, ठीक है। सो हर एक एग्जाम्पल में मैं अलग अलग नई नई चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ। मतलब यहाँ पर मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट का एग्जाम्पल भी आपको दिया है और एक दूसरा वे भी बताया है कि रन टाइम वैल्यू कैसे ली जाती है, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल है वो भी हम देख लेते हैं ताकि आपका जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। अभी देखो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो किस चीज़ का है, तो राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द बिगेस्ट नंबर अमंग द टू नंबर। दो नंबर आप लोगों को दिए हुए हैं और उनमें से बड़ा वाला नंबर कौन सा है ये आपको लिखना है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इंटीजर ए और बी नाम के दो वेरिएबल बना लिए। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR/SCR ये फंक्शन यूज़ किया। CLR/SCR यूज़ करें इसलिए conio.h ये हेडर फाइल वहाँ पर दे दी। printf scanf यूज़ कर रहे हैं इसलिए stdio.h दे दी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अभी यूज़र से हमें दो नंबर जो है वो लेने हैं, तो हम वहाँ पर printf के अंदर मैसेज डाल देंगे कि भाई यूज़र को पता तो चलना चाहिए क्या एंटर करना है, इसलिए हमने मैसेज डाल दिया एंटर दी टू नंबर्स, दो नंबर जो है वो एंटर कर दो, ठीक है। और वो नंबर्स वहाँ पर एंटर किए जाएंगे तो उसको कैच भी तो करना चाहिए ना, बॉल अगर फेंकते हो तो उसको कैच भी तो करना चाहिए। वैसे यहाँ पर अगर नंबर देता है यूज़र तो उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी तो करना चाहिए। तो इसलिए नंबर स्टोर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, स्कैनएफ स्टेटमेंट यूज़ किया। वो इंटीजर टाइप का नंबर है, इंटीजर वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %d हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। सो 2% हमने लगाए हैं यहाँ पर। क्यों 2 लगाए हैं, क्योंकि a की वैल्यू अलग से a में स्टोर करनी है, b के अंदर अलग से b की वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है, और हमने उनको पहले ही बताया है दो वैल्यूज़ उनको एंटर करनी है, ठीक है। सो %d और बाद में क्या लिखेंगे हम, %a %b। मतलब पहली जो वैल्यू है वो आपकी a के अंदर चली जाएगी, दूसरी जो वैल्यू है वो आपकी b के अंदर चली जाएगी, ठीक है। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b। अभी दो नंबर्स हम लोगों को चेक करने हैं, ठीक है। दो नंबर जो है उनको हमें कंपेयर करना है। तो सपोज करो कि यहाँ पर एज एन एग्जांपल, मतलब एग्जीक्यूशन भी देख रहे हैं और साथ में प्रोग्राम कैसे लिखना है वो भी हम देख रहे हैं। सपोज करो a के अंदर मैंने नंबर डाल दिया 5, a के अंदर नंबर डाल दिया 5 और b के अंदर नंबर डाल दिया 2, ठीक है। a के अंदर नंबर है 5, b के अंदर नंबर है 2। तो इफ कंडीशन चेक की जाएगी a इज़ ग्रेटर दैन b, a जो है वो ग्रेटर है क्या b से, कंडीशन है, चेक की जाएगी। a जो है वो b से ग्रेटर है क्या, मतलब क्या है 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है क्या ग्रेटर, कंडीशन क्या है, ट्रू है। 5 जो है वो 2 से बड़ा है तो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो जैसे कंडीशन ट्रू होने वाली है तो मैंने आपको क्या बताया है, इफ़ के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होने वाला है और एल्स का जो स्टेटमेंट है उसको स्किप किया जाएगा। सो कंडीशन ट्रू होते ही आपका जो फ्लो है वो इफ़ के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वहाँ पर आ जाएगा। ये कंडीशन ट्रू हो गई, इफ़ के बाद वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या लिख दिया है, द नंबर a इज़ बिगर। इन दोनों नंबर में से a जो है वो बिगर है, वो बड़ा है, ठीक है। उसके बाद में एल्स वाला पार्ट डाल दिया है, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी कंसिडर करो कि ये नंबर हम एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब a को हम लोगों ने वैल्यू दे दी 2 और b को वैल्यू हम लोगों ने दे दी 5, ठीक है। तो a को वैल्यू दे दी 2 और b को वैल्यू दे दी 5। मतलब यहाँ पर जब हम नंबर दे रहे थे यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन नंबर जो है वो अदला बदली कर दिए। तो ऐसे वक्त पे क्या किया जाएगा, फिर से कंडीशन चेक की जाएगी, a इज़ ग्रेटर दैन b है क्या, मतलब 2 जो है वो 5 से बड़े हैं क्या, चेक करो 2 जो है वो 5 से बड़े हैं क्या, नहीं है। मतलब आपकी कंडीशन क्या हो रही है, हमारी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रही है। अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होने वाला है,
इफ का पार्ट जो है उसको स्किप किया जाएगा और आप जाओगे एल्स के पार्ट पे, मतलब एल्स का जो लूप है उसके अंदर एल्स का जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करने चले जाओगे, इफ का जो पार्ट है उसको स्किप कर दोगे। तो ये स्किप कर दिया और जंप कर दिया डायरेक्टली एल्स के पार्ट के ऊपर, तो उसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट की जाएगी। उसके अंदर हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख दिया है द नंबर बी इज बिगर, बी जो है वो बड़ा है, तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, बी जो है वो बड़ा है, मतलब 5 जो है वो बड़ा है, ऐसा रिजल्ट आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये प्रोग्राम? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम। एंड यहाँ पर मैंने आप लोगों को इफ एल्स का जो स्टेटमेंट है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसका सिंटैक्स कैसे है, उसका फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको बताया उसका वर्किंग कैसे होता है। साथ में मैंने 2 सी प्रोग्राम्स एक्सप्लेन करके आपको बताया है, हर एक चीज़ का हर एक कंडीशन का एग्जाम्पल लेके मैंने आप लोगों को प्रोग्राम्स जो है वो एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पर। तो आई होप दिस विल क्लियर योर कंसेप्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट एंड वी विल स्टॉप हियर। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।